हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आईएएस हिंदी नोट्स यूट्यूब चैनल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय करेंट अफेयर 2023 की श्रृंखला प्रारंभ कर चुके हैं, जिसमें दोस्तों ये इसका पार्ट 3 है। दोस्तों, ये वीडियो आपके आगामी परीक्षा, चाहे वो पीएससी हो, व्यापम हो, वन डे एग्जाम हो, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों चलिए बिना किसी देरी की स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वाड समूह में कौन कौन से देश शामिल हैं। पहला देश दोस्तों भारत, दूसरा यूएसए, तीसरा जापान, चौथा जर्मनी और पांचवा ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1 2 3 4, ऑप्शन बी 1 3 4 5, ऑप्शन सी 1 2 3 5 या ऑप्शन डी 1 2 3 4 5। दोस्तों आप इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में देते हुए जरूर जाइएगा। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी 1 2 3 और 5। जर्मनी दोस्तों क्वाड समूह इसमें शामिल नहीं है। तो चलिए दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अक्टूबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रदर्शनी 2023 कहाँ आयोजित हुई। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी सिंगापुर, ऑप्शन सी बैंकॉक या ऑप्शन डी माले। तो आइए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी सिंगापुर। तो आइए दोस्तों इसके बारे में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। तो दोस्तों यदि हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रदर्शनी एशिया 2023, तो दोस्तों ये कब आयोजित हुआ, तो हुआ था दोस्तों 25 से 27 अक्टूबर 2023 के बीच। कहाँ हुआ था दोस्तों, तो हुआ था सिंगापुर। और किसने किया दोस्तों, तो पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार ने टूर ऑपरेटरों और राज्य पर्यटन विभागों सहित विभिन्न हितधारकों के साथ इसमें भाग लिया है। दोस्तों यदि इसके उद्देश्यों की बात करें तो एशिया प्रशांत क्षेत्र सहित विश्व स्तर पर भारत में आने वाले पर्यटन को बढ़ावा देना है। तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, आप इसे जरूर याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नवंबर 2023 में जारी अनुकूल अंतराल रिपोर्ट 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया है दोस्तों, यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा जारी की गई है। दूसरा दिया दोस्तों, इसके अनुसार इस दशक में विकासशील देशों के अनुकूल अनुमानित लागत प्रति वर्ष 215 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है। आपको बताना है उपयुक्त में से कितने कथन सत्य हैं। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आइए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका सही जवाब दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात दोस्तों जो हमारा दूसरा कथन है वो सत्य है और जो हमारा पहला कथन है वो असत्य है। तो आइए दोस्तों इसके बारे में कुछ और जानकारी देख लेते हैं। तो दोस्तों यदि हम बात करें अनुकूल अंतराल रिपोर्ट की, तो ये दोस्तों इसे 2 नवंबर 2023 को जारी किया गया। और किसके द्वारा जारी किया गया, तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप के द्वारा, ना कि यूएनडीपी के द्वारा। दोस्तों इसमें अनुकूल कार्यों की योजना, वित्त पोषण, कार्यान्वयन प्रगति का उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों ये अनुकूल अंतराल रिपोर्ट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है, आप इसे जरूर पढ़िएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 3 नवंबर 2023 को नेपाल में कितनी तीव्रता भूकंप आया है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 6.1, ऑप्शन बी 6.3, ऑप्शन सी 6.4 या ऑप्शन डी 6.8। तो आइए दोस्तों इसका सही जवाब देख लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी 6.4। तो दोस्तों हम देख लेते हैं जो नेपाल में भूकंप आया था ये कब आया दोस्तों, तो 3 अक्टूबर 2023 को रात्रि 11:47 को। और भूकंप की जो तीव्रता थी दोस्तों वो थी 6.4। और जो भूकंप केंद्र की स्थिति थी दोस्तों वो था नेपाल के अयोध्या से लगभग 227 किलोमीटर उत्तर और काठमांडू से लगभग 331 किलोमीटर पश्चिम और उत्तर पश्चिम से 10 किलोमीटर की गहराई में। तो दोस्तों एक सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र की बात करें तो जाजरकोट और रुकुम पश्चिम है। तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, आप इसे जरूर पढ़िएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
नवंबर 2023 में भारत और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटित 3 विकास परियोजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है। अर्थात दोस्तों आपको गलत कथन बताने हैं। आपके ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन ए, 1 नवंबर 2023 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत की सहायता के लिए निर्मित 3 विकास परियोजना का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। ऑप्शन बी है दोस्तों, दोनों में अखीरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल संपर्क परियोजना का उद्घाटन किया। सी दिया है दोस्तों, खुलना मोंगला बंदरगाह रेल लाइन परियोजना का उद्घाटन किया गया। और डी दिया है दोस्तों, साथ ही मैत्री सुपर थर्मल बिजली संयंत्र की पहली इकाई का उद्घाटन किया गया। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब देख लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी। अर्थात दोस्तों जो हमारा ऑप्शन डी है वो गलत है, बाकी तीनों के कथन सत्य हैं। तो आइए दोस्तों अब हम इसके बारे में कुछ और तथ्य देख लेते हैं। दोस्तों यदि हम बात करें भारत और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री द्वारा 3 विकास परियोजना का उद्घाटन किया दोस्तों, तो वे कब किया गया? 1 नवंबर 2023 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। और किसने किया दोस्तों? तो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना द्वारा। इन 3 परियोजनाएं निर्मित है दोस्तों भारत की सहायता से। और जो 3 परियोजनाएं हैं दोस्तों वो है अखोरा अगलतरा क्रॉस बॉर्डर रेल संपर्क, खुलना मोंगला बंदरगाह रेल लाइन और मैत्री सुपर थर्मल बिजली संयंत्र की दूसरी इकाई स्थापित करना। तो दोस्तों एक कुछ महत्वपूर्ण जानकारी और फैक्ट है, आप इसे जरूर याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अक्टूबर 2023 में केंद्र सरकार ने इजराइल से भारतीयों को वापस बुलाने के लिए किस नाम से ऑपरेशन शुरू किया? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए ऑपरेशन विजय, ऑप्शन बी ऑपरेशन अजय, ऑप्शन सी ऑपरेशन गंगा या ऑप्शन डी ऑपरेशन कावेरी। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी ऑपरेशन अजय। तो आइए दोस्तों इस ऑपरेशन से संबंधित और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। तो दोस्तों यदि हम बात करें ऑपरेशन अजय की तो क्या है? तो दोस्तों इजराइल में फंसे भारतीय नागरिकों की वापसी के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया एक अभियान है। इसे कब शुरू किया गया दोस्तों? तो किया गया था 11 अक्टूबर 2023 को। दोस्तों यदि हम बात करें हाल ही में दोस्तों इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो युद्ध हुआ था दोस्तों, इसके परिणाम स्वरूप सरकार ने इसके निर्णय को लिया गया था। और इजराइल से करीब 20,000 भारतीय है। यदि हम दोस्तों अगले और कुछ ऑपरेशन को देखें तो उनमें से एक ऑपरेशन है दोस्तों ऑपरेशन कावेरी, जो अप्रैल 2023 में केंद्र सरकार द्वारा सूडान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए अभियान चलाया गया था। यदि दोस्तों हम बात करें ऑपरेशन गंगा की तो यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए फरवरी 2022 में केंद्र सरकार द्वारा चलाया गया एक अभियान था। तो दोस्तों ये कुछ प्रमुख अभियान हैं, आप इसे जरूर याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आदि शंकराचार्य की 108 फीट की ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ वंडरनेस का अनावरण किस राज्य में किया गया है? आपके ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी राजस्थान या ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो आइए दोस्तों इसका सही जवाब देख लेते हैं। जो इसका सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी मध्य प्रदेश में। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय अप्रूवल रेटिंग में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को दिसंबर 2023 में कितने प्रतिशत अप्रूवल रेटिंग मिली है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन है 70%, ऑप्शन बी 76%, ऑप्शन सी 80% या ऑप्शन डी 84%। तो आइए दोस्तों इसका सही जवाब देख लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी 76%। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित हाल ही में चर्चा में रहे संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? किसके बारे में दोस्तों? तो गाजा पट्टी के बारे में। तो आप पहला कथन दिया दोस्तों, गाजा पट्टी पश्चिम एशिया में भूमध्य सागर से लगी हुई मिस्र एवं इजराइल के मध्य एक सक्रिय बीज पट्टी है। दूसरा दिया है दोस्तों, गाजा पट्टी फिलिस्तीन और इजराइल के मध्य एक विवादित स्थल है।
तीसरा दिया है दोस्तों, हमास इजराइल संघर्ष के चलते भारत सरकार द्वारा 11 अक्टूबर 2023 को इजराइल में भारत के नागरिक को सुरक्षित निकालने के लिए ऑपरेशन अजय शुभारंभ किया गया है। आपको बताना है दोस्तों उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य है। आपके ऑप्शन है 1 और 2, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 1 और 3 या ऑप्शन डी 1, 2 और 3। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात दोस्तों हमारे तीनों के तीनों कथन सत्य हैं। तो आइए दोस्तों इसके बारे में और कुछ जानकारी देख लेते हैं। तो दोस्तों ये है फिलिस्तीन नकबा, जो वर्ष 1948 में यहूदी से स्वतंत्र वर्ष हुआ था, और दोस्तों 15 में 1948 को ब्रिटिश सरकार द्वारा फिलिस्तीनी क्षेत्र में छोड़ने का निर्णय लिया गया है। तो दोस्तों यदि वर्ष 1949 की बात करें तो फिलिस्तीनियों का क्षेत्र था जो विभाजन हुआ था दोस्तों इजराइल में 70%, वेस्ट बैंक जॉर्डन और गाजा पट्टी मिस्र में। तो दोस्तों एक कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है, आप इसे जरूर याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में यूनेस्को द्वारा 41वां विश्व धरोहर शांति निकेतन को घोषित किया गया है, यह किस राज्य में स्थित है। आपके ऑप्शन है उड़ीसा, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी झारखंड या ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो आइए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो आइए दोस्तों इसके बारे में और जानकारी देख लेते हैं। तो दोस्तों ये है कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, इसमें ग्रामीण स्तर पर स्थिति की बात करें जो शांति निकेतन है दोस्तों यदि कहाँ अवस्थित है तो ये अवस्थित है जो वीरभूमि जिला पश्चिम बंगाल, और जो इसकी स्थापना दोस्तों एक आश्रम के रूप में किया गया है। 2010 में दोस्तों यूनेस्को की अस्थायी सूची में इसे शामिल किया गया है, और वर्ष 1921 में विश्व भारती विश्वविद्यालय के रूप में इसे परिवर्तित किया गया था, और 1863 ईस्वी में देवेंद्र नाथ टैगोर द्वारा इसे नामकरण दिया गया था। तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी शांति निकेतन के बारे में, आप इसे जरूर याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के यूनेस्को द्वारा नए विश्व धरोहर स्थल होयसल साम्राज्य के मंदिर को 18 सितंबर 2023 को घोषित किया गया। यह भारत के यूनेस्को का 42वां धरोहर स्थल है, यह किस राज्य में स्थित है। आपके ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी तमिलनाडु या ऑप्शन डी तेलंगाना। आई होप दोस्तों आप इसका जवाब जानते हैं। तो चलिए इसका सही जवाब देख लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी कर्नाटक। तो आइए दोस्तों इसके बारे में कुछ और तथ्य देख लेते हैं। तो दोस्तों यदि हम बात करें विश्व धरोहर स्थल समिति की 45वीं बैठक में दोस्तों यूनेस्को के विश्व धरोहर समिति ने 45 आम बैठक में 10 से 25 सितंबर 2023 के मध्य कहाँ हुआ था दोस्तों, तो रियाद सऊदी अरब में संपन्न हुआ। दोस्तों इस बैठक के दौरान इस समिति ने विश्व भर के कुल 42 नए स्थलों को यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। इस 42 स्थलों में दोस्तों यदि बात करें तो 33 सांस्कृतिक है तथा 9 प्राकृतिक स्थल शामिल हैं। इन नए स्थलों की बात करें दोस्तों तो इसमें शामिल किए गए अब विश्व के 168 देशों में विश्व धरोहर की कुल संख्या की बात करें दोस्तों तो हो गई 1199, और इन 1199 स्थलों में से 933 सांस्कृतिक स्थल हैं, 227 प्राकृतिक स्थल और 39 मिश्रित स्थल है। तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी विश्व धरोहर समिति के बारे में। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला दिया दोस्तों इसकी शुरुआत 17 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री द्वारा किया गया। दूसरा इसमें अनुमानित वह 13,000 करोड़ रुपए है, और तीसरा दोस्तों इसमें अभी भी 18 पारंपरिक व्यवसाय शामिल है। आपको बताना है उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं। आपके ऑप्शन है 1 और 2, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 1 और 3 या ऑप्शन डी 1, 2 और 3। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात दोस्तों हमारे जो तीनों के तीनों कथन सत्य हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अक्टूबर 2023 में कोलकाता में स्थित पश्चिम बंगाल के राजभवन में प्रतिष्ठित सिंहासन कक्ष का नाम परिवर्तित कर क्या रखा गया है। आपके ऑप्शन है श्यामा प्रसाद मुखर्जी शांति कक्ष,
ऑप्शन बी रामकृष्ण परमहंस आस्था कक्ष, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता कक्ष, या ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति कक्ष। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता कक्ष के नाम पर रखा गया है। तो आइए दोस्तों इसके बारे में कुछ और जानकारी देख लेते हैं। तो दोस्तों सिंहासन कक्ष का नाम परिवर्तित किया गया है। कब किया गया दोस्तों? 31 अक्टूबर 2023 को। क्या नाम रखा गया है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृति में। और कहाँ स्थित है दोस्तों? तो कोलकाता स्थित पश्चिम बंगाल के राजभवन में। यदि सिंहासन कक्ष की बात करें तो ब्रिटिश युग की भव्यता का प्रमाण है। तो दोस्तों एक कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है दोस्तों जो सिंहासन कक्ष के बारे में थी, आप इसे जरूर याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों 106वां संविधान संशोधन अधिनियम 2023 किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है सहकारिता, ऑप्शन बी नौकरी में ओबीसी आरक्षण, ऑप्शन सी विधानसभा में लोकसभा महिलाओं के लिए आरक्षण, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। आई होप दोस्तों आप इसका जवाब जानते होंगे। तो चलिए इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी, विधानसभा में लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के आरक्षण से संबंधित 106वां संविधान संशोधन अधिनियम संबंधित है। तो आइए दोस्तों इसके बारे में आपको जानकारी देख लेते हैं। तो दोस्तों यदि महिला आरक्षण विधेयक की बात करें तो दोस्तों इसे सितंबर 12 1996 में सर्वप्रथम लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था और 6 मई 2008 को राज्यसभा में इसे प्रस्तुत किया गया था। 23 दिसंबर 1999 में लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था और 14 दिसंबर 1998 में लोकसभा में पुनः इसे प्रस्तुत किया गया था। दोस्तों यदि हम बात करें वर्तमान में तो 29 सितंबर 2023 को इसे लोकसभा में प्रस्तुत किया गया और 20 सितंबर 2023 को इसे लोकसभा में पारित किया गया है और 21 सितंबर 2023 में राज्यसभा से पारित किया जा चुका है। तो दोस्तों ऐसे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो थी महिला आरक्षण विधेयक से संबंधित, आप इसे जरूर याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस तारीख को विकसित भारत @ 2047 युवाओं की आवाज़ योजना को लॉन्च किया है? आपका ऑप्शन है 11 दिसंबर 2023, ऑप्शन बी 25 दिसंबर 2023, ऑप्शन सी 1 नवंबर 2023, या ऑप्शन डी 15 नवंबर 2023। तो आइए दोस्तों इसके बारे में इसका सही जवाब देख लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन है 11 दिसंबर 2023। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में कुछ और तथ्य जान लेते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों 4 अक्टूबर 2023 को भारत सरकार ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन को अधिसूचित किया है। तो भारत में हल्दी निर्यात कब से बढ़कर $1 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है? तो दोस्तों आपको बताना है कि जो हल्दी निर्यात है वो कौन से वर्ष तक $1 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है? आपके ऑप्शन है वर्ष 2025 तक, ऑप्शन बी वर्ष 2026 तक, ऑप्शन सी वर्ष 2028 तक, या ऑप्शन डी वर्ष 2030 तक। तो दोस्तों चलिए इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी वर्ष 2030 तक। तो आइए दोस्तों जान लेते हैं राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो दोस्तों इसका गठन की बात करें तो 4 अक्टूबर 2023 को अधिसूचित करता है दोस्तों भारत सरकार। ये बोर्ड किस पर फोकस रहेगा? तो देश में हल्दी और हल्दी के उत्पादकों के विकास और वृद्धि में। तो दोस्तों ये थे हल्दी बोर्ड के संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। और इसे दोस्तों 2030 तक बढ़ाकर $1 बिलियन पहुंचने की उम्मीद है। अगर भारत में दोस्तों विश्व में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक है। भारत में दोस्तों हल्दी के सबसे बड़े उत्पादक राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु है। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के संबंधित, आप इसे जरूर याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों हाल ही में एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावना तलाशने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है? आपके ऑप्शन है न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई, ऑप्शन बी न्यायमूर्ति मनोज मिश्र, ऑप्शन सी रामनाथ कोविंद, या ऑप्शन डी राजीव कुमार। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी रामनाथ कोविंद। तो आइए दोस्तों इसके बारे में कुछ जानकारी लिख लेते हैं।
तो दोस्तों एक राष्ट्र एक चुनाव की संकल्पना के तलाशने हेतु एक समिति का गठन किया गया है। और दोस्तों कब गठन किया गया? तो 1 सितंबर 2023 को। किसके द्वारा? केंद्र सरकार द्वारा। किसकी अध्यक्षता में? तो पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के द्वारा में। दोस्तों इस वर्ष 1967 तक देश में लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव एक साथ हुआ करते थे। तो दोस्तों एक कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है, आप इसे जरूर याद रखिएगा। तो अब चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 31 अक्टूबर 2023 को किसने उड़ीसा के नए राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण किया है? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए रघुवर दास, ऑप्शन बी डॉक्टर लक्ष्मण आचार्य मालिक, ऑप्शन सी बीरेंद्र सिंह, या ऑप्शन डी प्रोफेसर गणेशी लाल। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब देख लेते हैं। इसका सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए रघुवर दास। तो दोस्तों यदि हम रघुवर दास की बात करें तो दोस्तों ये भाजपा के वरिष्ठ नेता और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और दोस्तों 31 सितंबर 2023 को उड़ीसा के नए राज्यपाल के रूप में ग्रहण किया गया है। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है, आप इसे जरूर याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नवंबर-दिसंबर 2023 में संपन्न विधानसभा चुनाव 2023 का परिणाम कब घोषित हुआ? आपका ऑप्शन है 3 से 4 दिसंबर, ऑप्शन बी 5 से 6 दिसंबर, ऑप्शन सी 7 से 8 दिसंबर, या ऑप्शन डी 9 से 10 दिसंबर। आई होप दोस्तों आप इसका जवाब जानते होंगे। तो चलिए इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन है 3 से 4 दिसंबर। तो चलिए दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 जिसे दोस्तों 8 दिसंबर 2023 को जारी किया गया है, भारत किस स्थान पर रखा गया है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए चौथा, ऑप्शन बी 5वां, ऑप्शन सी 7वां, या ऑप्शन डी 9वां। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी 7वां। दोस्तों यदि हम बात करें जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक के बारे में तो दोस्तों इसमें जो है 7वां, प्रथम 3 स्थान पर कोई भी देश इसमें शामिल नहीं है। और जो चौथा स्थान है दोस्तों वो डेनमार्क का है और भारत इसमें 7वें स्थान पर है। तो चलिए दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नवंबर-दिसंबर 2023 में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं। इनमें दोस्तों बने मुख्यमंत्री से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है दोस्तों छत्तीसगढ़ श्री विष्णुदेव साय, दूसरा है मध्य प्रदेश श्री मोहन यादव, तीसरा है दोस्तों तेलंगाना श्री रेवंत रेड्डी, चौथा है मिजोरम श्री लाल दुहोमा, और 5वां दोस्तों राजस्थान श्री भजन लाल शर्मा। आपको बताना है उपरोक्त में से कितने जो जोड़ी वो सही हैं। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1 2 3 4, ऑप्शन बी 2 3 4 5, ऑप्शन सी 1 3 4 5, या ऑप्शन डी 1 2 3 4 5। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी 1 2 3 4 5, अर्थात दोस्तों हमारे पाँचों के पाँचों कथन सत्य हैं। तो दोस्तों जो छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री बने वो श्री विष्णुदेव साय, और मध्य प्रदेश के जो नए मुख्यमंत्री दोस्तों श्री मोहन यादव हैं, और तेलंगाना की बात करें तो श्री रेवंत रेड्डी, और मिजोरम के जो नए मुख्यमंत्री बने दोस्तों श्री लाल दुहोमा, और राजस्थान के जो नए मुख्यमंत्री दोस्तों श्री भजन लाल शर्मा हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय करेंट अफेयर से संबंधित जानकारी। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों यदि आप इसका PDF पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल है IAS हिंदी नोट्स, उस पर जुड़ जाइए, आपको इसका PDF प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।